नमस्ते। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर हूँ और आज हम क्लास 12 के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि लाइफ के असल लॉजिक को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम रटेंगे बिल्कुल नहीं बल्कि एक एक प्रोसेस को विजुअलाइज करेंगे। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोल लीजिए और तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफ़र के लिए। सबसे पहले इस पहली स्लाइड को गौर से देखिए। ये इमेज हमें पूरे चैप्टर का एक बर्ड्स आई व्यू यानी पूरा ओवरव्यू दे रही है। यहाँ आप गर्भाशय के अंदर विकसित हो रहे एक सुंदर से शिशु यानी भ्रूण या फीटस को देख सकते हैं। लेकिन इस नन्हे जीवन के यहाँ तक पहुँचने के पीछे एक पूरी प्रोसेस है। अपनी स्क्रीन पर ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ कुछ लेबल्स हैं: अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन और भ्रूण विकास, फीटल डेवलपमेंट। ये 3 शब्द ही इस पूरे चैप्टर का सार है। हम इसी विकास यात्रा के हर पड़ाव को गहराई से समझेंगे। बायोलॉजी में सबसे ज़रूरी है सही शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी को समझना, और यही हमारा पहला कदम होगा। चलो अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कैसे होती है। प्रकृति में रिप्रोडक्शन की सफलता के लिए एक फिक्स्ड ऑर्डर या सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इंसान मुख्य रूप से सजीव प्रजक यानी विविपैरिस होते हैं, जिसका मतलब है कि हम सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं। अब इस फ्लोचार्ट को देखें, ये हमारे जीवन का चक्र है। कहानी शुरू होती है युग्मक जनन गेमेटोजेनेसिस से, जहां स्पर्म और ओवम बनते हैं। इसके बाद वीर्यसेचन इंसेमिनेशन के जरिए शुक्राणुओं का ट्रांसफर होता है। फिर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन यानी दोनों का मिलन होता है। निषेचन के बाद बनता है जाइगोट, जो अंतररोपण इम्प्लांटेशन के जरिए गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। इसके बाद 9 महीने की गर्भावधि जेस्टेशन आती है और अंत में प्रसव यानी शिशु का जन्म होता है। ये सीक्वेंस बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, यानी इसका क्रम कभी नहीं बदलता। चलिए अब इस पूरी फैक्ट्री के पहले हिस्से यानी पुरुष जनन तंत्र को समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विस रीजन में स्थित होता है। अगर आप इस साइड व्यू डायग्राम को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक जोड़ा वृषण या टेस्टिस और कई सहायक नलिकाएं होती हैं। यहाँ सबसे कमाल की चीज़ है वृषण कोश, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं? इसका बहुत बड़ा बायोलॉजिकल रीज़न है, शुक्राणु बनने के लिए यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। स्क्रोटम वही एयर कंडीशनर का काम करता है। डायग्राम में ध्यान दीजिए कि कैसे शुक्रवाहक या वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाकर निकल रही है। ये रास्ता स्पर्म के सफर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब वृषण की आंतरिक संरचना को देखते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन की असल बारीकियों को समझने के लिए हमें वृषण की आंतरिक संरचना देखनी होगी। हर वृषण के अंदर लगभग 250 छोटे कमरे होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। अब इस गोल क्रॉस सेक्शन वाले डायग्राम को देखिए। यहाँ आपको कुछ खास कोशिकाएं दिखेंगी। पहली हैं शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ स्पर्म बनते हैं। इनके अंदर मौजूद होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स। इन्हें आप स्पर्म की नर्सरी मान सकते हैं, क्योंकि ये विकसित हो रही जर्म कोशिकाओं को न्यूट्रिशन देती हैं। और नलिकाओं के बाहर जो खाली जगह है, वहाँ बैठी हैं लेडिग कोशिकाएं, जो सबसे ज़रूरी मेल हार्मोन एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरॉन बनाती हैं। तो याद रखिए, सर्टोली मतलब केयरटेकर और लेडिग मतलब हार्मोन फैक्ट्री। सिर्फ स्पर्म बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें एक सुरक्षित रास्ता और फ्यूल भी चाहिए। स्पर्म का सफर वृषण जालिका से शुरू होकर शुक्रवाहिका यानी वास एफ्रिन्स, अधिवृषण और फिर शुक्रवाहक वास डेफ्रिन से होते हुए मूत्र मार्ग तक पहुंचता है। इस दौरान 3 खास ग्रंथियां शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, पुरस्थ प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल अपना लिक्विड इसमें मिलाती हैं। इसे हम वीर्य यानी सीमेन कहते हैं, जो फ्रक्टोज और कैल्शियम से भरपूर होता है। ये ग्रंथियां सुनिश्चित करती हैं कि स्पर्म को एनर्जी मिले और वो आसानी से तैर सके। बिना इस सेमिनल प्लाज्मा के स्पर्म का फीमेल जनन मार्ग में जीवित रहना नामुमकिन है। चलिए अब लाइफ के दूसरे जरूरी हिस्से यानी स्त्री जनन तंत्र की तरफ बढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम न केवल अंडे बनाता है, बल्कि नए जीवन को पालने की पूरी जिम्मेदारी भी उठाता है। यहाँ मुख्य अंग अंडाशय है। अब इस टी आकार के गर्भाशय वाले डायग्राम को देखिए।
अंडाशय से गर्भाशय तक जाने वाली नली को अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसके 3 हिस्से याद रखिए, कीपक इनफंडिब्युलम, तुम्बिका एम्प्यूला और संकीर्ण पथ इस्थमिस। गर्भाशय की 3 परतें होती हैं, जिनमें सबसे अंदर वाली परत अंतःस्तर एंडोमेट्रियम हर महीने बदलती है और बीच वाली पेशीय स्तर मायोमेट्रियम डिलीवरी के समय ताकतवर संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती है ना ये गजब का सिस्टम। चलो अब एक और जरूरी हिस्से स्तन ग्रंथियों को देखते हैं। मैमल्स में रिप्रोडक्शन सिर्फ जन्म पर खत्म नहीं होता, बल्कि जन्म के बाद का पोषण भी उतना ही जरूरी है। स्तन ग्रंथियां ग्रंथिलूतक और फैट से बनी होती है। हर स्तन में 15-20 स्तन पालियां यानी मैमरी लोब्स होती हैं। इनके अंदर छोटी छोटी अंगूर जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कूपिकाएं यानी एल्वियोलाई कहते हैं। यहीं दूध बनता है। दूध का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, कूपिका से शुरू होकर स्तन नलिका, फिर तुम्बिका और अंत में दुग्धवाहिनी यानी लैक्टिफेरस डक्ट के जरिए बाहर। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सारी नलिकाएं कैसे एक नेटवर्क की तरह जुड़ी हुई हैं। अब जरा इस नन्हे से मिशनरी को देखिए, शुक्राणु यानी स्पर्म। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका एक ही लक्ष्य है, अंडे तक पहुंचना। इसके शीर्ष यानी हेड में एक अग्रपिंडक एक्रोसोम होता है, जिसमें अंडे की दीवार को गलाने वाले एंजाइम होते हैं। इसका मध्यखंड मिडिल पीस सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है। सोचिए, स्पर्म को अपने साइज के हिसाब से बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए पावर हाउस या इंजन की तरह काम करते हैं, जो इसे तैरने के लिए एनर्जी देते हैं, और पीछे की पूंछ उसे गति प्रदान करती है। अंड जनन यानी अंडे बनने की प्रक्रिया स्पर्म बनने से काफी अलग और कॉम्प्लेक्स है। ये प्रोसेस तब शुरू हो जाती है जब एक लड़की अपनी मां के गर्भ में ही होती है। अंडाशय के अंदर पुटक फॉलिकल्स का विकास होता है। इस डायग्राम में देखिए कैसे एक छोटा सा प्राथमिक पुटक विकसित होकर तृतीयक पुटक बनता है, जिसमें एक तरल से भरी गुहा यानी एंट्रम होती है। अंत में बनता है ग्राफियन पुटक, ग्राफियन फॉलिकल, जो फटकर अंडाणु को बाहर निकालता है। फटने के बाद जो हिस्सा बचता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो प्रेगनेंसी को संभालने वाले हार्मोन बनाता है। ये चक्र हर महीने महिला के शरीर को संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। ये लगभग 28-29 दिनों का होता है। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पिट्यूटरी हार्मोन LH, FSH और ओवेरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के बीच एक तालमेल दिख रहा है। चक्र के बिल्कुल बीच में यानी 14वें दिन LH सर्ज होता है, जिसकी वजह से अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन होता है। अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत गिर जाती है, जिसे हम रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब वो लम्हा आता है जब 2 जीवन मिलते हैं, निषेचन। बच्चों, ध्यान रखिए कि ये प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका यानी एम्प्यूला क्षेत्र में होती है। डायग्राम में देखिए, एक बड़े से ओवम के चारों तरफ कई छोटे स्पर्म हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ज़ोना पेल्यूसिडा परत को भेद कर अंदर जा पाता है। जैसे ही एक स्पर्म अंदर जाता है, अंडा अपनी दीवार को ब्लॉक कर देता है ताकि दूसरा कोई अंदर ना आ सके। यहीं पर बच्चे का जेंडर भी तय हो जाता है। अगर X वाला स्पर्म आया तो लड़की यानी XX, और अगर Y वाला आया तो लड़का यानी XY। तो जेंडर के लिए साइंटिफिकली कौन जिम्मेदार हुआ? बिल्कुल सही, पिता के शुक्राणु। निषेचन के बाद एक सिंगल सेल वाला जाइगोट अब तेजी से डिवाइड होना शुरू करता है। इसे विदलन क्लीवेज कहते हैं। ये 2, 4, 8, 16 कोशिकाओं वाली अवस्था में पहुंचता है, जिसे तूतक मॉर्यूला कहते हैं। इसके बाद ये एक गेंद जैसी संरचना कोरक पुष्टि यानी ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। इसके बाहरी हिस्से को पोष कोरक यानी ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो इसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करता है। इस चिपकने की प्रोसेस को ही अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहते हैं। डायग्राम में देखिए, ये पूरा सफर फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत तक कैसे तय होता है। एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो शुरू होती है 9 महीने की प्रेगनेंसी। अब भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण चाहिए, जो उसे मिलता है अपरा यानी प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा माँ और बच्चे के बीच एक ब्रिज की तरह है, जो कचरा बाहर निकालता है और न्यूट्रिशन अंदर लाता है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास हार्मोन निकलते हैं जो सिर्फ इसी समय बनते हैं, जैसे HCG, HPL और रिलैक्सिन। डायग्राम में देखिए, बच्चा गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए प्लेसेंटा से जुड़ा है और उल्ब तरल यानी एमनियोटिक फ्लूइड में सुरक्षित तैर रहा है, जो उसे झटकों से बचाता है।
अब आता है वो क्लाइमैक्स जब बच्चा दुनिया में आने को तैयार है। प्रसव यानी पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग प्रोसेस है। जब बच्चा पूरा विकसित हो जाता है तो वो और प्लेसेंटा मिलकर सिग्नल भेजते हैं, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसकी वजह से माँ के पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, जो गर्भाशय में तेज संकुचन पैदा करता है और बच्चा जन्म लेता है। जन्म के तुरंत बाद माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध निकलता है, उसे खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें IgA एंटीबॉडीज प्रचुर मात्रा में होती हैं, जो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो आज हमने जीवन की इस पूरी यात्रा को समझा। हमने देखा कि कैसे जनन तंत्र काम करते हैं, कैसे युग्मक बनते हैं, एम्प्यूलरी क्षेत्र में निषेचन कैसे होता है और अंत में 9 महीने के विकास के बाद एक नए जीवन का जन्म कैसे होता है। ये पूरी टाइमलाइन गैमीट से लेकर बर्थ तक बायोलॉजी का सबसे सुंदर चमत्कार है। चलिए अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा। पहला प्रश्न है, मानव में निषेचन प्रक्रिया व्यवहारिक रूप से तभी संभव है जब अंड और शुक्राणु का स्थानांतरण एक ही समय पर तुम्बिका संकीर्ण पथ के जोड़ पर हो। बी, शुक्राणु का स्थानांतरण योनि में ठीक उसी समय हो जब अंड गर्भाशय में हो। सी, शुक्राणु अंड के मोचन के 2 दिन बाद फैलोपियन नलिका में पहुंचे। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए। बोर्ड एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है। यद्यपि हम एम्प्यूरा को मुख्य साइट कहते हैं, लेकिन सटीक जवाब तुम्बिका संकीर्ण पथ का जोड़ यानी एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन है। निषेचन के लिए दोनों का एक ही समय पर वहां पहुंचना अनिवार्य है, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन केवल सगर्भता के दौरान ही उत्पादित होता है? ए, एस्ट्रोजन, बी, प्रोजेस्टेरोन, सी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG, डी, थायरॉक्सिन। सही उत्तर है सी। जैसा कि हमने पढ़ा, HCG, HPL और रिलैक्सिन सिर्फ और सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही बनते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी मौजूद होते हैं, इसलिए HCG ही इसका सही लॉजिकल जवाब है। अगला प्रश्न है, दुग्ध स्रावण की शुरुआती दिनों में निकलने वाला दूध, खीस या कोलोस्ट्रम शिशु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ए, इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। बी, इसमें IgA प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज होते हैं। सी, ये पचाने में आसान होता है। डी, इसमें केवल जल होता है। सही उत्तर है बी। ये जीवन की पहली वैक्सीन की तरह है। कोलोस्ट्रम में मौजूद IgA एंटीबॉडीज बच्चे को वो पैसिव इम्यूनिटी देती है जो उसे शुरुआती बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। याद रखिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे से रिवाइज कीजिए और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।